हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श साइंस अकादमी में। आज हम लोग क्लास 12 के जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पुष्प पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा चौथा लेक्चर है, तो जिन ने वह तीनों क्लास अभी तक नहीं देखा है तो उन क्लासों को कंप्लीट कर लीजिए, फिर इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक है परागकण उत्पाद। पोलन प्रोडक्ट क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहां पर पराग कणों की सहायता से पराग कणों की सहायता से दवाएं बनाई जाती है एवं सिरप भी बनाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर पराग कणों की सहायता से क्या बनाई जाती है, दवाएं एवं सिरप बनाए जाते हैं। इन दवाओं में क्या होता है, तो पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विटामिन, इन सब की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। यह दवाएं या सिरप किनको दी जाती है, तो जो एथलीट होते हैं उनको दी जाती है, या जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं, रेस वाले घोड़े, उनको देते हैं। जिससे क्या होता है, इस सब दवाओं और सिरप को लेने से उनकी जो कार्य क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, वह सामान्य से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सामान्य से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक बार और देखिए क्या है, परागकण उत्पाद क्या है। तो परागकणों से बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर परागकणों से दवाएं एवं सिरप बनाया जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। यह दवाएं किनको दी जाती है, सिर्फ किनको दी जाती है, एथलीट को, ठीक है, या रेस वाले घोड़े को जो रेस में दौड़ते हैं। जिससे क्या होते हैं, उनकी कार्य क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो यह कौन कौन सा देश है जहां पर ऐसी चीजें होती है, तो वेस्टर्न देश कह सकते हैं, पश्चिमी देश, ठीक है, पश्चिमी देश। और पश्चिमी देश में खासकर एक देश का नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, इंग्लैंड, ठीक है। बस ये छोटा सा चीज था, परागकण उत्पाद। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है परागकण एलर्जी। परागकण एलर्जी, इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पुष्प के परागकण ऐसे होते हैं जिनके प्रति हम लोग संवेदनशील प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या प्रदर्शित करते हैं, संवेदनशील प्रदर्शित करते हैं। संवेदनशील होते हैं हम लोग, ठीक है। यदि वह हमारे नाक में चले जाते हैं तो हमको क्या आने लगती है, छींक आने लगती है। या वह यदि वह हमारे नाक की सहायता से यदि हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं तो हमको श्वसनीय विकार हो सकता है। हमने क्या कहा कि बहुत सारे परागकण ऐसे हैं जो यदि हमको टच हो जाएंगे तो खुजली होने लगेगा, नाक में चले जाएंगे तो छींक आने लगेगा, ठीक है। यदि हमारे लंग्स में चले जाएंगे तो हमको सांस संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे परागकणों को हम लोग क्या कहते हैं, परागकण एलर्जी, ठीक है, जिनके प्रति हम लोग क्या दर्शाते हैं, संवेदनशीलता दर्शाते हैं, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल हम लोग याद रख लेंगे, पार्थेनियम। पार्थेनियम, ठीक है, पार्थेनियम घास, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग गाजर घास कहते हैं। गाजर घास कहते हैं। हमने क्या कहा कि कुछ परागकण ऐसे होते हैं जिनके प्रति हमारा जो शरीर होता है वो संवेदनशील प्रदर्शित करता है, ठीक है। वह एग्जाम्पल में इसका क्या याद रखेंगे, पार्थेनियम घास, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, गाजर घास। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नर भाग फाइनल खत्म हो चुका है, अब हम मादा भाग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है।
हमने चित्र पहले ही बना दिया था। तो चलिए आगे की ओर देखिए। आगे हमारा अब टॉपिक शुरू हो रहा है जयांग। जयांग गाइनोईसियम। गाइनोईसियम जयांग क्या होता है, तो इसके बारे में हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बात की थी। तो चलिए यहाँ पर कुछ दोहरा देते हैं। ठीक है, जयांग जो होता है वह पुष्प का मादा भाग होती है। कौन सी भाग होती है? मादा भाग होती है। ठीक है, पुष्प की कौन सी भाग होती है? मादा भाग होती है। और ध्यान दीजिएगा, जयांग की जो इकाई होती है, जयांग की जो इकाई होती है, उस इकाई को हम लोग कहते हैं स्त्रीकेसर। इंग्लिश में हम लोग पिस्टिल या कार्पल्स बोलते हैं। जयांग की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर। जो कुछ इस प्रकार से आपकी संरचना होती है। ये संरचना जो आप दिख रहे हैं वो आपके स्त्रीकेसर की संरचना है। इसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिएगा, या हम लोग कह सकते हैं स्त्रीकेसरों के स्त्रीकेसरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। स्त्रीकेसरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि किसी जयांग में ध्यान दीजिएगा, यदि किसी जयांग में एक स्त्रीकेसर या स्त्रीकेसर कहिए या अंडक, ठीक है, यदि किसी जयांग में एक स्त्रीकेसर या एक अंडक उपस्थित होता है तो हम उसे कहते हैं एक अंडपी। क्या कहते हैं? एक अंडपी। तो ऐसे जयांग को हम लोग क्या कहते हैं? एक अंडपी। ठीक है, यदि जयांग में अनेक स्त्रीकेसर हो, अनेक स्त्रीकेसर अर्थात अंडक हो, अनेक अंडक हो, तो इसको हम कहते हैं, ऐसे जयांग को हम कहते हैं बहुअंडपी। बहुअंडपी। ठीक है, क्या हमने बात की थी? एक बार दोबारा हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। जयांग जो होता है वो पुष्प का कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है। ठीक है, जयांग की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर। ये रही आपकी संरचना। ठीक है, अरे देखिए, स्त्रीकेसरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर देखिए, जयांग जो होता है, यदि जयांग में एक स्त्रीकेसर या एक अंडक उपस्थित होता है तो ऐसी जयांग को हम लोग कहते हैं एक अंडकी। और जब जयांग में एक से अधिक स्त्रीकेसर या अंडक उपस्थित हो तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुअंडकी। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब छोटी छोटी बातें याद रखनी है। यदि किसी जयांग में एक से अधिक स्त्रीकेसर हो, ठीक है, एक से अधिक क्या हो? आपके स्त्रीकेसर हो, और स्त्रीकेसर जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, स्त्रीकेसर एक दूसरे से क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी संरचना को हम लोग युक्तांडपी कहते हैं। हमने क्या कहा? जब किसी जयांग में एक से अधिक स्त्रीकेसर हो और सारे स्त्रीकेसर एक दूसरे से क्या रहे? जुड़े रहे, तो ऐसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? युक्तांडपी। एग्जाम्पल में हम लोग याद रख लेंगे पेपेवर, पेपेवर। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखिए, जब किसी जयांग में एक से अधिक आपकी स्त्रीकेसर हो और स्त्रीकेसर
स्त्रीकेसर जुड़े न हो, स्त्रीकेसर सभी जो स्त्रीकेसर हो वह जुड़े न हो, स्वतंत्र हो, एक दूसरे से अलग अलग हो, स्वतंत्र हो, तो ऐसे स्त्रीकेसर को हम लोग कहते हैं पृथकांडपी या द्युतकांडपी। द्युतकांडपी कांडपी, ठीक है। जब स्त्रीकेसर जुड़े न हो और एक स्वतंत्र हो तो ऐसे स्त्रीकेसर को या ऐसी जयांग को हम लोग क्या कहेंगे, पृथकांडपी या द्युतकांडपी। एग्जाम्पल में हम लोग याद रखेंगे मिसचेलिया, मिसचेलिया, ठीक है। एक बार दोबारा दोहरा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब किसी जयांग में एक से अधिक स्त्रीकेसर उपस्थित हो और सारे स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़े हो तो ऐसे जयांग को हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, द्युतांडपी। एग्जाम्पल में पेपेवर, ठीक है। और जब किसी जयांग में एक से अधिक स्त्रीकेसर उपस्थित हो और वह एक दूसरे से जुड़े न हो, अलग अलग होते हैं और स्वतंत्र हो अर्थात स्वतंत्र हो, तो ऐसे जयांग को हम लोग कहेंगे पृथकांडपी या द्युतकांडपी। एग्जाम्पल में मिसचेलिया याद रखेंगे। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके डाउट को जरूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखिए सबसे अच्छी इंपोर्टेंट लाइन है, क्या है, ठीक है। स्त्रीकेसर, ये संरचना जो आपको दिख रही है ये स्त्रीकेसर। तो स्त्रीकेसर को तीन भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका, तीसरा होता है अंडाशय। स्त्रीकेसर के कितने भाग होते हैं, तीन, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र को कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और इसको कहते हैं ओवरी। और ये तीनों चित्र में कहां पर है देखिएगा, ये पूरा चित्र जो है आपका स्त्रीकेसर का है। तो स्त्रीकेसर की ऊपरी, ठीक है, स्त्रीकेसर की ऊपरी ऊपरी जो चौड़ा हुआ छत्ते जैसा जो भाग होता है, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं हम वर्तिकाग्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है। और वर्तिकाग्र के नीचे जो यह पतली नलिकाकार जैसे संरचना है, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। और जो नीचे फूला हुआ भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय, ठीक है। हमने क्या कहा, एक बार इधर देखिए, सबसे ऊपरी, सबसे ऊपरी चौड़ी छत्रनुमा मतलब छत्ते जैसी, छत्रनुमा जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और मध्य में पतली व नलिकाकार, नलिकाकार जो यह भाग है मध्य में पतली नलिकाकार, नली के आकार की जैसी भाग है, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका, ठीक है। अंडाशय देखिए नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। जो फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय। एक बार और देखिए, स्त्रीकेसर को तीन भागों में तोड़ा गया है, पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। सबसे जो ऊपरी भाग होता है वर्तिकाग्र, उसके नीचे जो पतली नलिकाकार जैसी भाग है इसको कहते हैं वर्तिका, और सबसे नीचे अंडाशय वाले भाग है, वही आपकी जो फूला हुआ भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर हम इस चित्र में कुछ बना रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अंडाशय हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं,
नाम मिटा देते हैं। याद रखिएगा ये हमारा अंडाशय है, ठीक है। अंडाशय के भीतर कि क्या क्या कौन सी संरचना होती है, तो ध्यान दीजिएगा। अंडाशय के भीतर ये जो हमने लंबवत रेखा बनाई है, इस लंबवत रेखा को हम लोग कहते हैं अपरा। क्या कहते हैं? अपरा। प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके यहाँ पर एक घुंडी जैसी संरचना बना रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। 2-4 बना दे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो लंबवत रेखा खींचे हैं इसको कहते हैं अपरा, ठीक है। इसमें जो गोल वाला भाग बनाए हैं, इस गोल वाले भाग को हम लोग कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड, ठीक है। गोल वाले भाग को क्या कहते हैं? बीजांड। और इसमें ये जो आपकी डंडी दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत, ठीक है। हमने क्या कहा? जो लंबवत रेखा खींचा था इसको हम लोग कहते हैं अपरा, ठीक है। ये जो घुंडी वाला भाग बना है, इसमें जो ये आगे वाला गोल वाला भाग है, इसको हम लोग कहते हैं बीजांड। और इसमें ये जो इसकी डंडी है, इस डंडी को कहते हैं हम लोग बीजांड वृंत। अब ध्यान दीजिए, एक बार अच्छे से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर गोल भाग है, गोल भाग को बीजांड, और इसके जो डंडी है इसको हम लोग कहते हैं बीजांड वृंत, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बीजांड वृंत और बीजांड जिस जगह से एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, चिपके हुए होते हैं, इस भाग को हम लोग कहते हैं, इस भाग को कहते हैं हम लोग नाभिका। क्या कहते हैं? नाभिका। क्या कह रहा हूं? बीजांड वृंत और बीजांड जिस जगह पर, जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उस जोड़ को, उस संधि को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, इस वाले संधि को हम लोग क्या कहेंगे? नाभिका कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं। इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ये वाला चित्र, ठीक। चलिए आगे और देखिए, आगे और देखिए। आगे हमारा बीजांड होता क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल, तो यह क्या है? अंडाशय के अंदर एक छोटी गोलाकार संरचना है। क्या है आपकी? अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर, या अंडाशय अच्छे से लिखिए, अंडाशय के भीतरी भाग में छोटी व गोलाकार संरचना है। छोटी व कैसी संरचना है? गोलाकार संरचना है, ठीक है। हम अभी आगे इसका चित्र बनाएंगे बीजांड का, ठीक है, ठीक है। बीजांड क्या होता है? अंडाशय के भीतरी भाग में छोटी व गोलाकार संरचना होती है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, बीजांड के प्रकार देखेंगे हम लोग अब। बीजांड के प्रकार, तो बीजांड जो होता है वह 6 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है ऋजु बीजांड, ठीक है, बीजांड। दूसरा होता है प्रतीप बीजांड, तीसरा होता है अर्ध प्रतीप बीजांड, चौथा होता है आपका वक्र बीजांड, पांचवा होता है आपका अनुप्रस्थ बीजांड, और छठा होता है आपका कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड एक बार दोबारा दोहरा दो, ठीक है। ये आपका स्त्री केसर है, ठीक है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के भीतर ये जो लंबवत हमने रेखा बनाई है, इसको हम लोग कहते हैं अपरा, ठीक है। ये जो घुंडी वाला भाग बनाया है, तो ये जो आगे वाला छोटी गोलाकार भाग है, इसको कहते हैं बीजांड। इसकी जो डंडी है, इसको हम लोग कहते हैं बीजांड वृंत। और बीजांड और बीजांड वृंत जिस स्थान पर, जिस संधि पर जुड़े हुए हैं, उस संधि को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, बीजांड जो होता है वह 6 प्रकार के होता है।
ऋजुबीजांड, प्रतिबीजांड और प्रतीप, वक्र, अनुप्रस्थ और कुंडलित। ठीक है, ये हो गया। अब हमको 1 मिनट दीजिए, हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन सारे प्रकारों को एक-एक करके हम लोग डील करेंगे। तो चलिए, हमारा चित्र बन गया। अब ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये किस चीज की संरचना है? आपकी बीजांड की। हाँ, आप सही समझे। जो हम छोटा सा गोलाकार संरचना बनाए थे अंडाशय के भीतर, ये उसकी पूरी संरचना है, माइक्रोस्कोप वाली संरचना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। ध्यान से, ये जो आपको वृत्त दिख रहा है, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं बीजांड वृत्त। क्या कहते हैं? बीजांड वृत्त। ठीक है, इस वाली वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड वृत्त। पकड़ने वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड वृत्त। अब ध्यान दीजिए, ये पूरी संरचना आपका बीजांड का है। तो बीजांड की जो परतें होती हैं, यह 2-3 लेयर में हो सकती है। तो इन परतों को हम लोग कहते हैं, इन परतों को हम लोग कहते हैं अध्यावरण। इन परतों को हम लोग क्या कहते हैं? अध्यावरण। और यह 2-3 परत हो सकती है। हमने क्या कहा? बीजांड का जो ये पकड़ने वाला भाग है, वृत्त है, इसको हम लोग कहते हैं बीजांड। ठीक है, बीजांड की जो परतें होती हैं, ये वाले, ये 2-3 लेयर में हो सकती है। इनको हम लोग कहते हैं अध्यावरण। अब ध्यान दीजिएगा, अध्यावरण जो होता है, वह किसी एक स्थान पर छोड़ करके, किसी एक स्थान पर छोड़ करके, ठीक, चारों जगह पर होता है, सारी जगह पर होता है। ठीक है, तो जिस स्थान पर यह नहीं होता है, इस स्थान को हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। हमने क्या कहा? अध्यावरण जिस स्थान पर अनुपस्थित होता है, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। अब ध्यान दीजिए, बीजांड द्वार के ठीक सीधे विपरीत जो आपका छोटा सा खाली स्थान पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं निभाग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निभाग। ठीक है, बीजांड द्वार के ठीक सीधे विपरीत जो आपका ये जो खाली स्थान है, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? निभाग। अब ध्यान दीजिए, निभाग के अंदर, ठीक है, ये जो इसकी पूरी संरचना है, ये वाली पूरी संरचना, इस पूरी भाग को हम लोग कहते हैं बीजांड काय। क्या कहते हैं? बीजांड काय। और यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। वो कौन सी कोशिका होती है? मृदुता कोशिका। ठीक है, एक बार हम बता रहे हैं ध्यान से। और ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये हम पढ़ेंगे भ्रूण कोश। भ्रूण कोश आगे चलकर हमको मिलेगा, भ्रूण कोश। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्या क्या हमने बात की, एक बार ध्यान दीजिए। ये जो पूरी संरचना है, वह किस चीज की संरचना है? बीजांड। ये जो बीजांड का ये पकड़ने वाला भाग है, इसको हम लोग कहते हैं बीजांड पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बीजांड की जो परतें होती है, वह 2-3 लेयर में हो सकती है। उसको हम लोग कहते हैं अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण किसी स्थान पर नहीं पाए जाते, उस स्थान को हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार।
बीजांड द्वार के ठीक सीधे विपरीत जो खाली स्थान छोटा सा भाग दिख रहा है, इस भाग को कहते हैं निभाग। और ये जो आंतरिक भाग है, इस पूरे भाग को हम लोग कहते हैं बीजांड का। जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, इन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, मृतक कोशिका कहते हैं। और ये जो आपको इसके अंदर बीजांड के अंदर जो अंडाकार संरचना दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश। हम अभी आगे पढ़ेंगे कि भ्रूण कोश होता क्या है, कैसे बनता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए हम अपने पहले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। पहला हमारा प्रकार था ऋजु बीजांड। हाँ जी, पहला हमारा है ऋजु बीजांड। इसमें होता क्या है, इसमें जो आपका निभाग होता है, ध्यान दीजिएगा, जो निभाग होता है, बीजांड द्वार होता है और बीजांड वृंत होता है, वह एक सीधी रेखा में प्रदर्शित होने लगता है। क्या हमने कहा, एक बार ध्यान दीजिएगा, ऐसा बीजांड जिसमें क्या होता है, निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत, बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में आपको प्रदर्शित हो, तो ऐसे बीजांड को कहते हैं हम लोग ऋजु बीजांड। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा हमारा बीजांड है, दूसरा बीजांड है हमारा प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड, इसमें क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो बीजांड द्वार होता है, वह निभाग होता है, वह निभाग होता है, वह पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो बीजांड होता है वह उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। हमने क्या कहा, ठीक है, ऐसा बीजांड जिसमें जो बीजांड द्वार और निभाग दोनों क्या आ जाए, आपस में पास पास आ जाते हैं, जिससे बीजांड आपको कैसा दिखने लगे, उल्टा देखने को मिले, तो ऐसे बीजांड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतीप बीजांड। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो बीजांड है वह 82% पादपों में पाया जाता है। कितने परसेंट पादपों में पाया जाता है, 82% पादपों में पाया जाता है। और इस बीजांड के कितने डिग्री का कोण बनता है, तो याद रख लीजिएगा 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, हमने दो बीजांड की बात की, एक हमारा था ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड क्या होता है, ऐसा बीजांड जिसमें आपका निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में आपको दिखाई देने लगे, उसको कहेंगे हम लोग ऋजु बीजांड। और प्रतीप क्या है, ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड द्वार, निभाग और दोनों आपस में क्या आ जाए, पास पास आ जाते हैं, और पास पास आने से आपको बीजांड कैसा दिखने लगने, उल्टा देखने को मिले, उल्टा हो जाए, ठीक है, उल्टा देखने को मिले, तो ऐसे बीजांड को हम लोग कहते हैं प्रतीप बीजांड। एग्जाम्पल सॉरी, इस क्या कहते हैं, यह कितने परसेंट पादपों में पाया जाता है, तो 82% पादपों में पाया जाता है। और यह कितने डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री। सेम और मटर इसके एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा अर्ध प्रतीप। ध्यान दीजिए, अगला है हमारा अर्ध प्रतीप। अर्ध प्रतीप क्या होता है, इसमें जो होता है वो आपका निभाग एवं जो बीजांड द्वार होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो आपका निभाग होता है और बीजांड द्वार होता है, वह एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ठीक है, हमने ऋजु पढ़ा था, तो ऋजु में वहां पढ़ा था कि वहां पर निभाग, बीजांड द्वार, बीजांड वृंत
तीनों एक सीधी रेखा में आते हैं, लेकिन अर्ध प्रतीप में आपका निभाग और बीजांड द्वार ही क्या आते हैं, एक सीधी रेखा में आते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपका बीजांड वृत्त होता है, बीजांड वृत्त होता है वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अर्ध प्रतीप जो होता है वह निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में को दर्शाता है, और इसमें बीजांड में कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं। अगला हमारा है 4 नंबर। आइए देखते हैं वक्र बीजांड क्या होता है। वक्र बीजांड क्या होता है? इसमें जो आपका बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार वह झुक कर, क्या हमने बात की, इसमें जो बीजांड द्वार होता है वह झुक कर बीजांड वृंत के पास चला आता है। बीजांड वृंत के पास चला आता है। ठीक है, वक्र बीजांड में क्या होता है? इसमें जो बीजांड द्वार होता है वह झुक कर किसके पास चला आता है? बीजांड वृंत के पास चला आता है। तो ऐसे बीजांड को हम लोग क्या कहते हैं? वक्र बीजांड कहते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा है अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड, इस बीजांड में होता क्या है? इसमें जो होता है वह कह सकते हैं संपूर्ण बीजांड, और बीजांड के साथ साथ जो आपका भ्रूण कोश होता है, ये वाली संरचना, भ्रूण कोश जो होता है वह मुड़कर, ऐसे मुड़कर, हाँ याद रखिएगा, घोड़े के नाल के जैसे, कैसे? घोड़े के नाल के जैसे, नाल के जैसे संरचना बना लेती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका बीजांड के साथ संपूर्ण बीजांड कह लीजिए वो मुड़ जाएगा और कैसी संरचना बनाएगा? घोड़े के नाल जैसी। तो ऐसे बीजांड को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बीजांड कहते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए आगे की ओर क्या बात याद रखना है। आगे हमारा है कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड में क्या होता है? कुंडलित बीजांड में क्या होता है कि इसमें जो आपका बीजांड वृंत होता है, बीजांड वृंत, ये वाला बीजांड वृंत, यह घूमकर संपूर्ण बीजांड को, संपूर्ण बीजांड को घेर लेता है, घेर लेता है। ये जो आपका बीजांड वृंत है यह ऐसे घूमेगा और ऐसे घेर घूमते हुए इस संपूर्ण बीजांड को घेर लेगा। तो ऐसे बीजांड को हम लोग कौन सा बीजांड कहते हैं? कुंडलित बीजांड। और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये आपके 6 प्रकार के बीजांड हो गए। अब ध्यान दीजिए, और इसमें क्या क्या याद रखना है, मुख्य बात है, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, याद रख लीजिएगा कि इसमें जो आपका, ध्यान दीजिए, प्रतीप है वहां पर 180 डिग्री का कोण बना, अर्ध प्रतीप है, अर्ध प्रतीप है इसमें 90 डिग्री का, जो कुंडलित है आपका वहां पर 360 डिग्री का कोण बना। और ये सारी बातें याद रखेंगे। और एक अनुप्रस्थ वाला याद रख सकते हैं कि अनुप्रस्थ जो होता है इसमें जो होता है, ठीक, संपूर्ण बीजांड, ठीक है, मुड़ करके कैसे बन जाती है? घोड़े के नाल की संरचना बन जाती है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट बात है, इनको याद रख लीजिएगा। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चित्र बना लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट चित्र है, काफी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसको हम
इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये होता क्या है। ठीक, अभी हमने बीजांड बनाया। ठीक, ध्यान दीजिए बीजांड के अंदर आपकी होती है, ये दे रहा हूं, मान लीजिए आपका एक सामान्य सा बीजांड को ही हम लोग गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। बीजांड को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी। बीजांड को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी। अब ध्यान दें गुरु बीजाणु अब बीजांड के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम लोग कहते हैं MMC। हाँ, लेकिन यहाँ पर M का मतलब माइक्रो ना होकर के यहाँ पर होता है मैक्रो स्पोर मदर से। ठीक है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक, बीजांड को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी। इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं होती है, MMC, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रो स्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए ये जो कोशिकाएं होती है वह टूयन होती है, द्विगुणित होती है। ठीक, और ये कोशिकाएं आपस में जुड़ करके वृद्धि और विकास करके गुरु बीजाणु मातृ उत्तक बन जाती है। ठीक, अब ध्यान दीजिए इनमें आपका होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह पहले की भांति लघु बीजाणु जनन की भांति, ठीक है, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लघु बीजाणु जनन की भांति अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह यहाँ पर भी 2 चरणों में होता है, जिससे जिससे चार गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इसको हम लोग गुरु बीजाणु चतुष्क भी कह सकते हैं। हमने क्या कहा, एक बार ध्यान दीजिए, बीजांड को हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु धानी। इसके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसको हम लोग कहते हैं MMC। ठीक है, मैक्रोस्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, यह जो होता है टूयन होता है, यह कोशिकाएं वृद्धि और कर लेंगी तो उत्तक में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब ये उत्तक में कन्वर्ट हो जाती है तो इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और कितनी बार, 2 बार। जैसे ही इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 नई कोशिकाएं बनती है, अर्थात 4 क्या बनता है, 4 गुरु बीजाणु बनती है। ठीक है, इसमें से जो 3 होता है वह नष्ट हो जाता है और एक वातावरणीय कारणों के कारकों से, ठीक है, 3 जो होता है वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, और एक जो होता है वह आपका शेष बच जाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु। तो एग्जाम में पूछता है कि मादा युग्मकोद्भिद से एक बीजाणु विकास से आप लोग क्या समझते हैं, तो ये आपको लिख सकते हैं गुरु बीजाणु। ठीक है, हमने क्या कहा, एक बार और ध्यान दीजिए, बीजांड को हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु धानी। इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है जिसको हम लोग कहते हैं MMC, जो टूयन होती है, इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में, जिससे 4 कोशिकाएं बनती है। इन चारों को हम अलग अलग गुरु बीजाणु कह सकते हैं, अर्थात 4 गुरु बीजाणु बनती है, जिसमें से 3 वातावरणीय कारकों के कारण नष्ट हो जाती है, एक हमारा शेष बचता है गुरु बीजाणु। और हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं, गुरु बीजाणु जनन, तो हम लिख सकते हैं गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब
इस स्टेप को भी हम धीरे-धीरे लिख सकते हैं कि बीजांड के अंदर ये कोशिकाएँ पाई जाती हैं एमएमसी, इसके अंदर अशुद्धि विभाजन हुआ 2 बार, जिससे 4 कोशिकाएँ बनी, जिनको गुरु बीजाणु कहते हैं, जिसमें से 3 नष्ट हो जाती है और 1 बचता है। ये सारी प्रक्रिया लिखेंगे तब जाकर हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, गुरु बीजाणु चरण। ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके डाउट को लेने का भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।